Hello दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स फ्रॉम योर 8th February to 11th February. जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ में आए हैं दैट विल बी डिस्कसिंग, राइट. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, जो हमारे इस वीक के डिस्कशन में रहेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट म्यांमार. म्यांमार के बॉर्डर को मैनेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है. सो ये क्यों क्रूशियल है, स्टेप्स क्या लिए गए हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे. अगेन ये हमारी एक नेबर कंट्री है तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया था, फिशरमैन का इशू, वैसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर के पर्सपेक्टिव से, तो इसे ध्यान से सुनेंगे. ठीक है. देन एनर्जी सेक्टर. एनर्जी सेक्टर में इंडिया काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, हमारी नीड भी है और रिक्वायरमेंट भी है, इसीलिए 2 आर्टिकल्स आज हम एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो इनको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे. GS3 इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे आ सकता है इस पे आपको, या इंटरनेशनल रिलेशन के पार्ट में भी इसको लिंक करके मिडल ईस्ट के साथ पूछा जा सकता है. ठीक है. देन लोकसभा पासिस बिल टू कर्ब माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग एग्जाम्स, राइट. बहुत सारे, ये तो हमारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत अच्छा स्टेप भी है. ठीक है, तो इसको भी देखेंगे कि क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट, राइट. उसके बाद कुछ प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, इनको भारत रत्न अवार्ड दिए गए हैं, थोड़ा इसके बारे में देख लेंगे. गोल्डन वीज़ा UAE का क्या होता है उसके बारे में देखेंगे. एंड फाइनली एक एग्जाम्पल के तौर पे डायस्पोरा इशू से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है. डायस्पोरा इशू हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया है. जो लोगों ने मैगजीन खरीदी है दे माइट हैव रेड, बहुत ही अच्छी कंपाइलेशन आपको डायस्पोरा अफेयर्स पे मिल जाएगी, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर एक बार आपने उसमें पढ़ लिया, जस्ट यहाँ पे अपडेट्स ही करने हैं. ठीक है, सो वो आप आर्टिकल फॉलो कीजिए. आई थिंक सितंबर या नवंबर की कंपाइलेशन में मिल जाएगा. आई पोस्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आप देख लेना. सो उस कंपाइलेशन को अगर आप रीड कर लेंगे, योर वर्क विल बी सॉर्टेड, राइट. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक अबाउट इंडिया म्यांमार, राइट. सब तो पहला लेट्स जस्ट सी द बॉर्डर ऑफ इंडिया म्यांमार, राइट. सो सी म्यांमार, एज आई टोल्ड यू, हमारी एक नेबरहुड कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. देखो, एज यू ऑल नो कि हम अपने फ्रेंड्स अपने चूज कर सकते हैं, बट हम अपने नेबर्स चूज नहीं कर सकते. बहुत ही बढ़िया कहावत है इंटरनेशनल रिलेशंस में. ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज मेंटेन गुड टाइज विद आवर नेबर्स, क्योंकि उसने हमारे साथ हमेशा रहना ही है. ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा करके तो पीस ही खराब होने वाली है, उसकी भी हमारी भी, राइट. रिसोर्सेज खराब होने वाले हैं लड़ाइयों से, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे हो रहे हैं, राइट. सो पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारे नेबर्स के साथ इंडिया ट्राई करता है कि बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे. अब म्यांमार के साथ भी हम सेम चीज़ करना चाह रहे हैं, बट म्यांमार के साथ अगर आप देखें तो कोशिश तो इंडिया की बहुत रही है, बट म्यांमार बॉर्डर से रिलेटेड इंडिया को काफ़ी सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, राइट. वही मैं सबसे पहले आपको समझाती हूँ. सी, म्यांमार के साथ वी हैव अ वेरी बिग बॉर्डर, राइट. यू कैन सी हेयर 1600 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर, टू बी एग्जैक्ट 1643 किलोमीटर्स का बॉर्डर है हमारा विद म्यांमार, राइट. सो इतना बड़ा बॉर्डर है, इतने बड़े बॉर्डर को गार्ड करना इज नॉट ईजी, राइट. सो इस वजह से क्या होता है, देखो ये बॉर्डर काफ़ी पोरस होता है. पोरस का क्या मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है पोरस, आप समझते हो, जिसमें से कुछ पास कर सकता है, पोरस. वैसे ही ये बॉर्डर इतना बड़ा है, इसको गार्ड करना मुश्किल है. सारे बॉर्डर पे आप इतने सोल्जर्स तो नहीं लगा सकते इतने किलोमीटर तक, कहीं ना कहीं तो खाली स्थान रहेगा ही काइंड ऑफ. वहाँ से ही ये बॉर्डर पोरस बन जाता है, यानी कि कोई भी इंसान, कोई भी मटीरियल इलीगली यहाँ से आ सकता है. सो दिस बॉर्डर इज़ हाईली पोरस. सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये सबसे पहली इस बॉर्डर के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है. ठीक है, हाईली पोरस बॉर्डर. दूसरा इशू क्या आता है कि अब फेंसिंग भी नहीं हो रखी है इसकी. आई होप यू अंडरस्टैंड फेंसिंग क्या होती है, राइट. फेंसिंग, ठीक है, फेंसिंग यानी कि जाली लगा देना, जैसे आप कह सकते हो, जैसे गार्डन्स वगैरह में
पशुओं से बचाने के लिए हमने वो तारें नहीं लगाई होती, प्लांट्स को बचाने के लिए समथिंग, उसको फेंस कहते हैं। एक काइंड ऑफ बाउंड्री वॉल क्रिएट कर देना। वॉल एग्जैक्टली आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बट वो तारे जो हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे पूरे बॉर्डर की फेंसिंग भी नहीं हो रखी। अगेन वही चैलेंज है कि इतना बड़ा बॉर्डर है, इतनी कितनी तारें लगाओगे, बहुत महंगा और बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। टेरेन इज ऑल्सो डिफिकल्ट, कहीं हिल्स हैं, कहीं घने फॉरेस्ट हैं, कहीं पानी है, ब्रह्मपुत्र भी कहीं कहीं एरियाज में से, या अदर रिवर्स जो हैं पास करती हैं। सो काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है, जिसकी वजह से इस बॉर्डर को गार्ड करना अगेन डिफिकल्ट हो जाता है। राइट नाउ इन इश्यूज के चलते बहुत सारे कंसर्न्स, सिक्योरिटी कंसर्न्स इंडिया को यहाँ से फेस करने पड़ते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स कैसे? जैसे देखो, इलीगल माइग्रेशन बहुत बार विटनेस की जाती है। राइट उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी इंसर्जेंसी है। आई होप यू हैव रेड समथिंग अबाउट इंसर्जेंसी, क्या होता है। सो वो इंसर्जेंट्स यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके म्यांमार में भाग जाते हैं। कई बार तो वो म्यांमार में रह रहे होते हैं, यहाँ पे आते हैं बस इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने और फिर वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट सो फिर इंसर्जेंट्स को नैब करना काफ़ी डिफिकल्ट है। ये प्रॉब्लम सच में बहुत रियल थी, स्पेशली 1970s 80s में अगर बात करें। बांग्लादेश बॉर्डर के साथ भी हमें ये सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, बट एज यू नो बांग्लादेश में हमारे फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं शेख हसीना जी के साथ। सो जब से वो पावर में आई हैं, शी हैड इंश्योर्ड दिस कि इंसर्जेंट्स जो हैं इंडिया से आके बांग्लादेश में ना छुप पाए। तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है, बट म्यांमार के साइड में, क्योंकि म्यांमार में खुद में इनसाइड ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत रहती है, यहाँ की स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, आर्मी ओवरटेक कर लेती है गवर्नमेंट को। राइट इस वजह से यहाँ पे हमें वो प्रिविलेज नहीं मिल पाता जो हमें बांग्लादेश के साथ मिल रहा है। राइट सो इसीलिए इंसर्जेंट्स का बहुत कंसर्न हमें यहाँ पे रहता है। राइट इससे नेक्स्ट इशू देखिए, इलीगल माइग्रेशन, इंसर्जेंट्स। थर्ड, ड्रग ट्रैफिकिंग, बहुत ही बड़ा इशू है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ड्रग ट्रैफिकिंग का भी इशू मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, इसका भी आपको मेरी कंपाइलेशन में मिल जाएगा। आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर कौन सी वाली कंपाइलेशन में है, बट जिन लोगों ने मेरी कंपाइलेशंस ली हुई हैं दे वुड नो। ड्रग इशू का भी पूरा चिट्ठा मैंने वहाँ दिया हुआ है। तो मैंने आपको यही बताया था, इंडिया की काफ़ी वल्नरेबिलिटी है ड्रग इशू से। अगर आप देखें, पार्डन मी फॉर दिस मैप, थोड़ा जल्दी में ऐसा बन गया है। दो मेजर, इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि ड्रग प्रॉब्लम इंडिया पे सिर पे बैठी आप कह सकते हैं। यहाँ पे वी हैव द आइडिया ऑफ गोल्डन क्रीसेंट। आप बताएंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं गोल्डन क्रीसेंट में, मैंने बहुत बार बताया है। देन हेयर वी हैव द गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, सो मतलब म्यांमार के रूट से बहुत सारा ड्रग इंडिया की स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ रहा है। इधर से ये गोल्डन क्रीसेंट पंजाब कश्मीर के यूथ को खराब कर रहा है, इधर से ये गोल्डन ट्रायंगल हमारे नॉर्थ ईस्ट के यूथ को खा रहा है। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। बॉर्डर पोरस होने की वजह से, फेंसिंग ना होने की वजह से ये ड्रग इनकमिंग भी बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रही है। सिर्फ ड्रग ही नहीं, इवन आर्म्स ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है, वीपन ट्रैफिकिंग जिसे हम कहते हैं, स्पेशली इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के पास आने के लिए। राइट सो इसी वजह से बहुत सारे कंसर्न्स हमारे इंडिया के साथ म्यांमार जो बॉर्डर लगता है उसके साथ रिलेटेड रहते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ इन्हीं कंसर्न्स को ओवरकम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है। राइट सो वो दो स्टेप्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये हम आंसर्स में भी पूछ सकते हैं और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनकी यूटिलिटी क्या है। राइट सो वो दो स्टेप्स क्या है? फर्स्ट तो देखिए, गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि सारे के सारे म्यांमार बॉर्डर को फेंस किया जाएगा। राइट एक मिनट, स्टेप्स ऊपर लिखे हुए हैं या हेयर। सो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि सारे के सारे बॉर्डर को फेंसिंग की जाएगी। ठीक है, आई होप फेंसिंग समझ आ गया है। तारे लगाई जाएंगी पूरे बॉर्डर पे ताकि कोई इलीगली वहां से ना आ सके। राइट सो ये इनिशिएटिव एक तो स्टार्ट कर दिया गया है। प्रेजेंटली अगर आप देखें सिर्फ 10 किलोमीटर, 1643 में से सिर्फ 10 किलोमीटर फेंस्ड है, बट देयर इज लॉन्ग बॉर्डर दैट इज येट टू बी सिक्योर्ड विद फेंसिंग। तो वो ये होम मिनिस्टर कह रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है।
इसीलिए ये कह रहे हैं कि बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए पूरे म्यांमार इंडिया म्यांमार बॉर्डर को फेंस किया जाएगा। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे याद रखिएगा। यू हैव टू मेंशन दिस इन योर आंसर्स ऑल्सो। सेकेंड स्टेप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ हफ्ते पहले ही ये अनाउंस हुआ था। म्यांमार के साथ हमारी फ्री मूवमेंट रिजीम भी है, एक फ्री मूवमेंट रिजीम। तब मैंने आपको समझाया था, देखिए जब बॉर्डर बनता है ना तो फैमिलीज डिवाइड हो जाती हैं। हम पंजाब के लोग हैं, हम तो अच्छे से समझ सकते हैं हमारे पार्टीशन के टाइम पे कैसे आधी फैमिलीज डिवाइड हो गई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। वैसे ही यहाँ बॉर्डर होने की वजह से यहाँ पे भी बॉर्डर लोगों की फैमिलीज डिवाइडेड रहती हैं, राइट। बट अब देखो गवर्नमेंट्स जो हैं वो कंपैशनेट है, वो नहीं चाहती कि फैमिलीज के बीच में ऐसे तकलीफ आए। तो यहाँ पे इंडिया ने फ्री मूवमेंट रिजीम का प्रोविजन बनाया हुआ था। बॉर्डर के 10 किलोमीटर के एरिया में दोनों साइड पे जो जो लोग रह रहे थे वो बिना वीजा के एक साइड से दूसरी साइड जा सकते थे। बेसिक एम उसका यही था कि बॉर्डर ट्रेड और बॉर्डर में जो फैमिलीज डिवाइडेड रहती हैं वो इजीली एक दूसरे से मिल पाए। ये नहीं है कि अपने घर ही जाने के लिए उनको वीजा लेना पड़ रहा है, समझ रहे हैं। सो उस तरीके से ये फ्री मूवमेंट रिजीम म्यांमार के साथ हमारी काफ़ी देर से चल रही थी। बट अब इंडिया को रियलाइज हो रहा है कि इसकी वजह से काफ़ी इलीगल थ्रेट्स, इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल माइग्रेशन, ट्रैफिकिंग, ड्रग, ह्यूमन वेपन ट्रैफिकिंग, ये काफ़ी बढ़ रही है दोनों साइड्स में। इस वजह से अब इंडिया ये भी सोच रहा है कि इसको भी ख़त्म किया जाए। फ्री मूवमेंट रिजीम हम नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा है, ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट प्लीज़ याद रखिए। म्यांमार का बहुत ये ही एक पॉइंट है जो बहुत क्वेश्चंस में रहेगा। सो जो बॉर्डर इश्यूज है म्यांमार के वो हमने यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस किए हैं। यू कैन रीड ऑल द इश्यूज दैट आई हैव डिस्कस्ड। हाईली पोरस है, पुअरली गार्डेड है, ठीक है, इंसर्जेंसी प्रोन एरिया है, ये ओपीएम ट्रेड यानी कि गोल्डन ट्रायंगल के पास में ये लगता है। इस वजह से ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सीधा तो देखिए इंडिया में अब कोई टेररिस्ट घुस नहीं सकता, ठीक है। सीधा इंडिया में किसी भी बॉर्डर के थ्रू घुसना इज़ लाइक सुसाइड फॉर देम। वो मरेंगे ही मरेंगे, हमारी फोर्सेस छोड़ेंगे नहीं उनको। तो अब वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ जहाँ सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, जैसे कि नेपाल के थ्रू, म्यांमार के थ्रू, जहाँ पोरस बॉर्डर्स हैं, हमने कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए जो बॉर्डर्स है वो खुले रखे हुए हैं। पाकिस्तान साइड पे तो हमारी बहुत ही हाई सिक्योरिटी है ना, पाकिस्तान के साथ हम फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं। बट नेपाल, म्यांमार वगैरह के साथ अच्छे रिलेशंस होने की वजह से, फैमिलीज डिवाइडेड होने की वजह से वी अलाउ फ्री मूवमेंट, इजी मूवमेंट। उसका फायदा ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ले रही हैं, ठीक है। सो ये उन कंट्रीज के थ्रू अब इंडिया में आने की कोशिश कर रही हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वेयर इंडिया इज कंसर्न। एंड इसी वजह से अब म्यांमार के साथ भी हम ये स्टेप्स ले रहे हैं ताकि ये टेररिज्म वाले इशू को भी डील किया जा सके, ठीक है। सो ये सारे कंसर्न्स को मीट करने के लिए ये दो इंपॉर्टेंट इश्यूज लिए गए हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन। अब इंडिया टू सी 67 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर इन 5 years, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का टॉपिक आपके GS3 इकोनॉमी के पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो एनर्जी से रिलेटेड देखिए कुछ एस्पेक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मतलब जब इंडिया एनर्जी सेक्टर के बारे में सोच रहा है, इंडियन गवर्नमेंट, तो उनके एम क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला एम तो यही है, एंड एनर्जी पॉवर्टी। मैंने आपको पहले भी बताया था, पीएम मोदी ने अपनी एक स्पीच में कुछ साल पहले ये कहा था कि इंडिया का एम है कि सबसे पहले तो इंडिया में जिन जिन लोगों के पास अभी तक इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं पहुंच रही, वो सबके पास पहुंचनी चाहिए। सबसे बड़ा एम इंडिया का ये है, एंडिंग एनर्जी पॉवर्टी, ठीक है। सेकेंड एम क्या है, क्लीन एनर्जी। अब इंडिया सबको एनर्जी तो देना चाहता है, बट ये नहीं है कि हम इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं रखेंगे। इंडिया का ये भी एम है कि क्लीन एनर्जी प्रोवाइड की जाए। जितना हम एक्सपैंड कर रहे हैं एनर्जी का नेटवर्क, वो क्लीन साइड पे ज़्यादा हो। हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को और नहीं ज़्यादा बढ़ाएंगे, रादर क्लीन एनर्जी ऑप्शंस को, जैसे नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी, विंड पावर, बायोफ्यूल, इन सब को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। थर्ड है इंडिया के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स।
ठीक है। और इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कमिटमेंट क्या है, मैंने लास्ट डिस्कशन में भी आपको बताया था, बजट वाली डिस्कशन में भी हमने देखा था, टू बी नेट जीरो बाय विच ईयर, आप मुझे बताएंगे, मैं ऑलरेडी आपको बजट वाले डिस्कशन में बता चुकी हूँ। ये सबसे बड़ा इंडिया का गोल है। बाकी पेरिस में जो इंडिया में पेरिस अग्रीमेंट में इंडिया ने जो कमिटमेंट्स की हैं वो तो है ही, बट ये लेटेस्ट कमिटमेंट है इंडिया की। यू विल टेल मी कि इंडिया का क्या टारगेट है नेट जीरो करने का, राइट। सो इन तीनों को दिमाग में रखना है अभी आपको, राइट। सो अब इन तीनों को दिमाग में रखते हुए इंडिया एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है, राइट। सो एनर्जी सेक्टर में हम चाहते हैं कि ज़्यादा पैसा लगाए ताकि हर इंसान के पास एनर्जी पहुंचे, बट हम ये नहीं चाहते कि वो एनर्जी जो है क्लीन सोर्सेज से ना हो। वी वांट एनर्जी नेटवर्क टू एक्सपैंड बट विद क्लीन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो इसीलिए सबसे पहले हम इंडिया एनर्जी वीक कंडक्ट कर रहे हैं। इंडिया एनर्जी वीक का मतलब यही है, ये इन्वेस्टर समिट की तरह है। जैसे हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस समिट्स करते हैं, पंजाब में भगवंत मान जी ने भी किया था, गुजरात में भी समिट हुआ है, हैदराबाद में भी कंडक्ट किया गया था कुछ साल पहले। सो ये रिपीटेडली होते रहते हैं। उन्हीं लाइंस पे ये इंडिया एनर्जी वीक है, एनर्जी वाली कंपनीज को इनवाइट करने के लिए कि इंडिया में आओ, इन्वेस्ट करो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी रॉ मटेरियल में, उसके लिए ये कंडक्ट किया गया। सो इसी पे पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया में एनर्जी मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है। आने वाले सालों में $67 बिलियन तक वी आर प्रोजेक्टिंग कि इंडिया में एनर्जी मार्केट होगी, राइट। सो इतनी बड़ी मार्केट होगी तो मोदी जी कह रहे हैं कि आप सब बेनिफिट कर सकते हैं, आइए और इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। सो दैट वाज द बेसिक एम ऑफ दिस दिस आप कह सकते हैं इवेंट, ठीक है। ये इवेंट के बारे में थोड़ी जानकारी रखिए, आप आंसर्स वगैरह में मेंशन कर सकते हैं। बाकी इस इवेंट पे ये भी कहा गया, इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज है वर्ल्ड में। ऑब्वियसली आप देखिए इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, हम पानी, फूड, एनर्जी सब कुछ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ही, राइट। सो उसके भी नंबर्स दिए गए हैं। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल एंड एलपीजी, इन दोनों के सेक्टर में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। और अगर आप इंपोर्ट्स की बात करें, ये नहीं है कि इंडिया खुद ये एनर्जी रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एलएनजी, राइट। सो दैट इज ऑल्सो देयर। इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 4% ऑफ ग्लोबल एमिशंस, ठीक है। जो हमारा टारगेट है कि एमिशंस भी कम करनी है, दैट ऑल्सो इंडिया इज सेटिस्फाइंग। जस्ट 4% ऑफ द ग्लोबल एमिशंस वी आर एमिटिंग एट करंट टाइम। ईयर तो यहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सो नेट ज़ीरो इंडिया ने 2070 तक होना है, एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर। सो उसके लिए भी इंडिया काम कर रहा है, राइट। ओवरऑल इस आर्टिकल की यूटिलिटी क्या है, एक तो आपको ये डाटा अलग से लिख के रखो, आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। एंड अगेन इंडिया एनर्जी वीक के बारे में भी लिख के रखो, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी सेक्टर, देयर यू कैन मेंशन कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स ले रही है एनर्जी सेक्टर को, एनर्जी नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए, right? That is what you have to understand in this article. Now next है, लोक सभा passes bill to curb malpractices in exams. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सब सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए। इतनी मेहनत करके हम एग्ज़ाम दे के आते हैं, बाद में न्यूज़ आती है यहाँ पेपर लीक हो गया, यहाँ चीटिंग हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, इस वजह से पेपर कैंसिल होगा, पता नहीं कब होगा, है ना। बहुत इश्यूज हमें ही फेस करने पड़ते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी सालों साल लग जाते हैं कि एक ईमानदारी से एक पेपर हो जाए। सो ये सिर्फ पंजाब में इशू नहीं है, हर स्टेट ऑफ इंडिया इज़ फेसिंग दिस इशू। गुजरात, तेलंगाना, बिहार, यूपी, वेर एवर यू सी, पूरे गैंग्स लगे हुए हैं एग्ज़ाम पेपर लीक्स में या एग्ज़ाम में किसी ना किसी तरीके से करप्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू पैसा कमाने में। सो उन्हीं को प्रिवेंट करने के लिए लोकसभा ने ये बिल पास किया है, दैट इज़ द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, ठीक है। अभी ये राज्यसभा के पास जाएगा, इफ राज्यसभा अप्रूव्स फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, इफ प्रेसिडेंट ऑल्सो अप्रूव्स तब ये एक्चुअल एक्ट बन जाएगी, राइट। सो इस बिल का एम क्या है, यही जो एग्जाम के एरिया में जितने भी ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनकी एक्टिविटी को कर्ब करना। सो ऐसे लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। इस लॉ के अंडर
3 से 5 साल, 5 से 10 साल डिपेंडिंग ऑन द क्राइम पनिशमेंट अवॉर्ड की गई है। इवन फाइन भी लगाया जाएगा ऐसे लोगों पे हु गेट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़। ठीक है, ये बिल क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बिल। अगर आप देखें, लाखों लोग आज इंडिया में, सबसे ज़्यादा यूथ की पॉपुलेशन है एंड मेजॉरिटी ऑफ द यूथ इज़ इन्वॉल्व इन टेकिंग द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। अगर ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फेयर तरीके से नहीं होंगे तो ये मतलब हमारी इतनी पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आप खुद देखिए, इन द पास्ट 8 years डाटा क्या कह रहा है, देखिए, इन द पास्ट 8 years 50 instances of paper leaks in various state has been witnessed and they have impacted 1.4 crore aspirants। ठीक है, आप खुद सोचिए, आपने पूरा पेपर दे दिया जी, आप तो पंजाब में डीएसपी लगने वाले थे और बाद में पता चला पंजाब लीक की वजह से या पेपर लीक की वजह से पेपर ही कैंसिल हो गया। आपके तो साल गए, 4 साल, 3 साल प्रेपरेशन में, 1 साल जो पेपर के साइकिल में गया था। बहुत दुख होगा, बहुत रिसोर्सेज, बहुत टाइम, बहुत उम्मीदें जाती हैं, बहुत हार्ट ब्रेक्स होते हैं। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कुछ करना ही चाहिए ऐसी चीज़ों को कर्ब करने के लिए। सो इसीलिए ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई एम होपिंग कि जल्दी ही लॉ बन जाएगा। इसमें राज्यसभा को भी कोई इशू होना नहीं चाहिए। सो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। इंटरव्यू में भी इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इन जनरल भी कुछ एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन इस पे आ सकता है। सो इसको याद रखिए। पंजाब पीसीएस में हमारा एथिक्स का एक डेडिकेटेड पेपर नहीं होता है, बट एथिक्स के जितने भी टॉपिक है, इंटीग्रिटी, प्रॉबिटी, एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, वो जगह जगह पे पीसीएस ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। आधे आपके सोसाइटी GS1 में है, आधे आपके गवर्नेंस GS2 में है। ठीक है, सो पढ़ना तो सारा पड़ेगा ही। केस स्टडी को छोड़ के बाकी सब तो ऑलमोस्ट आता ही है यूपीएससी के सिलेबस जितना। सो इसीलिए ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखो। ये इंटीग्रिटी वगैरह वगैरह के एरियाज़ में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ इट। इसमें पनिशमेंट दी गई है, वही लिखा है। अभी डिटेल्ड प्रोविजंस इस बिल की हम देखेंगे। अगर ये एक्ट बन जाता है तो इसकी डिटेल्ड प्रोविजंस देखेंगे। अभी के लिए डिटेल्ड प्रोविजंस इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि चेंजेस भी हो सकते हैं, इसलिए आई एम नॉट डिस्कसिंग डिटेल्ड प्रोविजन है। ठीक है, सिर्फ पनिशमेंट वगैरह दी है। मिनिमम 3 to 5 years दी जा सकती है, या किसी सिवियर अलग टाइप के ऑफेंसेस के लिए 5 से 10 साल की इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। ठीक है, सो अभी तक ये है, ये सबको कवर करेगा। इवन यूपीएससी में ऐसा कुछ होगा तो वहां भी कवर किया जाएगा। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवेज, हर एग्जाम को ये कवर करेगा। राइट, ठीक है, दैट इज अबाउट दैट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया कतर। ठीक है, कतर मैप पे जरूर देखिएगा, मिडल ईस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। और मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा यूज हमारे लिए क्या है? तेल, ऑयल या एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, सो इंडिया मेजर इंपोर्टर रहा है एनर्जी रिसोर्सेज का, ऑयल हो, गैस हो, कोल हो। सो उनमें से सबसे ज़्यादा हमें जो इंपोर्ट्स है वो मिडल ईस्ट से ही आते रहे हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्री ऑल्सो इज कतर। राइट, सो अब एनर्जी सेक्टर के हमारे देखो 3 ऑब्जेक्टिव्स है जो मैंने आपको बताया। एंड एनर्जी पॉवर्टी, क्लीन एनर्जी, नेट जीरो। राइट, उनको सेटिस्फाई करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया है। फर्स्ट तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना थ्रू एनर्जी वीक। सेकंड, इंडिया कतर ने अग्रीमेंट साइन किया है। राइट, अग्रीमेंट क्या है? इंडिया विल बाय LNG फ्रॉम कतर वर्थ $78 billion। ठीक है, इतने का अग्रीमेंट हुआ है, इतना LNG हम इंपोर्ट करेंगे। एक बार में सारा इंपोर्ट नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे करके 2048 तक, 2048 48 के साल तक हम इतनी नेचुरल गैस जो है, LNG जो है, वहां से इंपोर्ट करने वाली हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस अग्रीमेंट में, क्यों हम इसे डिस्कस कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट ये बात है कि प्राइस लॉक कर दी है। बहुत ही कम कीमत पे कंपेयर टू द मार्केट प्राइस हमने ये अग्रीमेंट साइन किया है। लेट्स से कि अगर वो 10 रुपये यूनिट बेच रहे हैं तो हमने 8 रुपये यूनिट लॉक करा के 2048 तक, थोड़ा हिंदी में भी मुझे कोई इतना आता नहीं है, लैंग्वेज में तो वैसे ही हाथ टाइट रहता है मेरा। राइट, सो 2048 तक ये जो
इन्होंने अग्रीमेंट साइन कर लिया है। सो समझ लीजिए कि 8 रुपए की कीमत तक ये तब तक हमें प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज तो आप देखिए इन्फ्लेशन होती रहती है, आज 10 रुपए प्राइस है यूनिट का, कल को 12 हो सकता है, 10 साल बाद 15 हो सकता है, 20 साल बाद 20 भी पहुंच सकता है ना। बट इंडिया को फायदा क्या हो रहा है, अगर इन्होंने 8 रुपए प्रति यूनिट लेने का आज अग्रीमेंट साइन कर लिया है, डॉलर में होगा वैसे तो, सो ये प्राइस लॉक रहेगा यहाँ तक। इसीलिए इंडिया के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट डील है, क्योंकि इंडिया को एनर्जी तो इंपोर्ट करनी ही करनी है और हमें फेवरेबल प्राइसेस पे वो एनर्जी मिल रही है, इससे बेहतर क्या हो सकता है, राइट। सो ये बहुत अच्छा अग्रीमेंट है, इसको याद रखिए। इंडिया इज ऑलरेडी द 3rd बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। ऐसे कंज्यूमर को अगर किफ़ायती प्राइस पे एनर्जी मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या है, राइट। और स्पेशली बिकॉज इंडिया इज ट्राइंग टू ट्रांजिशन टू नेट ज़ीरो, हम क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी में से नेचुरल गैस एक बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। इसीलिए ये अग्रीमेंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया आके चल के आप देखेंगे कि यहाँ से पेट्रोल, डीजल, कोल का यूसेज बहुत कम हो जाएगा। सोलर, विंड, बायोफ्यूल, LNG, इन सब का यूसेज इंडिया में बहुत बढ़ने वाला है। इसी वजह से फ्यूचर फ्यूल को हमने समझ लो पहले ही उसका अग्रीमेंट लॉक कर लिया है, राइट। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया मिडिल ईस्ट रिलेशंस में भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसीलिए ये GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, GS3 के लिए भी। ऑल्सो ये ध्यान रखना कि जब मिडिल ईस्ट पे क्वेश्चन आएगा, इट इज़ लेस लाइकली वो एक कंट्री पे पूछें, कि कतर से पूछें, सऊदी अरेबिया के साथ पूछें, UAE के साथ पूछें, उसकी पॉसिबिलिटी स्लाइटली कम है। रादर ऐसे एनर्जी और मिडिल ईस्ट को लिंक करके दे कैन आस्क मोर क्वेश्चंस, दैट इज़ हाईली लाइकली, ठीक है। क्योंकि एनर्जी के लिए, इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मिडिल ईस्ट, राइट। सो इस वजह से ऐसे भी कुछ टॉपिक्स जो हैं प्रिपेयर करके रखो। अपार्ट फ्रॉम बायलेटरल टाइज, ऐसे क्वेश्चंस भी IR में आपको पूछे जा सकते हैं, राइट। सो दिस इज इट, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट डाटा है इस डिस्कशन में। करंटली अगर आप देखें, हमारा नेचुरल गैस का यूसेज 6.3% है। कहने का मतलब है इंडिया जितनी भी एनर्जी जनरेट कर रहा है, वी आर जनरेटिंग फ्रॉम कोल, वी आर जनरेटिंग फ्रॉम सोलर, ऐसे डिफरेंट सोर्सेज से कर रहे हैं। तो नेचुरल गैस से हम कितना एनर्जी मिक्स में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज 6.3%। और हमारा आगे चल के फोकस क्या है कि इसको 15% तक बढ़ाना है, राइट। तो ये हमारा टारगेट है। दिस इज द करंट सिचुएशन। ये डाटा भी लिख के रखिए। अगेन GS3, GS2 IR के क्वेश्चंस में आप इसे यूज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यू कैन जस्ट कनेक्ट विद अस। दिस इज़ अवर कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको एक डेडिकेटेड टाइम दे देंगे, हम बैठ के आपकी पूरी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मंथली कंपाइलेशंस चाहिए, हमारी अवेलेबल है। दिसंबर की लेटेस्ट आ गई है, जनवरी की आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग वेरी सून, उस पर काम चल रहा है। देन मेंटरशिप कोर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेड प्रेपरेशन करें, आप रेगुलर मेरे टच में रहना चाहते हैं, अपने नोट्स, आंसर सब डिस्कस करना चाहते हैं, इवैल्यूएट कराना चाहते हैं, यू कैन टेक अवर मेंटरशिप कोर्स ऑल्सो, ठीक है। पंजाब PCS से रिलेटेड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस तरीके से फुल कोर्स भी GS का हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स। अगर आपने पूरे GS की तैयारी करनी है, ज्वाइन विद अस, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विल बी टीचिंग यू, ताकि आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो अनक्लियर या किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना आए, राइट। सो आई विल बी योर मेंटर ऑल थ्रू दिस कोर्स। प्रॉपरली आपकी प्रिपरेशन को गाइड करना, सेशंस लेना, दैट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल बी कनेक्टिंग विद यू ऑन रेगुलर बेसिस व्हेन यू आर इनटू आवर GS बैच, ठीक है। सो कोई भी इशू हो आप उस नंबर पे हमें मैसेज कीजिए, वी विल डिस्कस वॉट एवर यू वांट टू। अब थोड़ा प्रीलिम का देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। भारत रत्न अवार्ड्स इस साल किस किस को दिए गए हैं। सो PV नरसिम्हा राव हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 90s में, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इनका रोल। सो सबसे पहले इनको मिलेगा। देन MS स्वामीनाथन जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं इंडिया के, आपने बहुत बार इकोनॉमी के पार्ट में इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, इनको भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह,
राइट ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, सीएम पीएम काफ़ी रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन रह चुके हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाएगा। लेट प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को भी अवार्ड दिया जाएगा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज दैट आर गोइंग टू बी अवार्डेड भारत रत्न दिस ईयर। ठीक है, भारत रत्न के बेसिक्स मैं काफ़ी बार करा चुकी हूँ, इसीलिए आई एम नॉट रिपीटिंग हेयर, आप कंपाइलेशंस में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया यूएई ग्रांट्स गोल्डन वीजा टू सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार। राइट, अब गोल्डन वीजा क्या होता है ब्रॉडली ये मैं बता देती हूँ। देखिए यूएई में आप अगर काम करना चाहते हैं, वहाँ जाके रहना चाहते हैं, तो दैट इज़ नॉट ईजी फॉर यू, यानी कि आपको एक वहाँ पे स्पॉन्सर चाहिए होता है। यूजुअली यू नीड अ लोकल, अ सिटीजन ऑफ यूएई टू स्पॉन्सर यू टू स्टे देयर। ठीक है, सो नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो हैं ऐसे ही वहाँ पे काम करने नहीं जा सकते, ऐसे ही वहाँ रह नहीं सकते अनलेस दे हैव अ स्पॉन्सर। राइट, बट एक प्रोविजन है दैट इज गोल्डन वीज़ा। जिसको गोल्डन वीज़ा यूएई ग्रांट करती है वो लोग फ्रीली कभी भी आ जा सकते हैं यूएई में, अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, रह सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ हैविंग अ स्पॉन्सर। राइट, सो बेसिकली यूएई का एम क्या होता है, गोल्डन वीज़ा ये किसको देते हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स को, ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स को ये यूजुअली ग्रांट नहीं करते हैं। ओनली हाई वर्थ इंडिविजुअल्स जिनको इनको पता है पैसा है, इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, बिजनेस लाएंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, ऐसे लोगों को ये लोग या प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ को यूजुअली गोल्डन वीज़ा देते हैं। सो मोस्टली इन्होंने हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ को आज तक गोल्डन वीज़ाज दिए हैं, जैसे कि शाहरुख खान, रणवीर सिंह, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको इन्होंने ये गोल्डन वीज़ा अवार्ड किया है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि ऑलमोस्ट एक स्पेशल इंसान तो है बट ऑर्डिनरी इंसान, आनंद कुमार जो सुपर 30 के फाउंडर है, आपने मूवी भी देखी होगी मोस्ट लाइकली, उनको ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है। राइट, सो इनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट की बात है, प्राइड की बात है, बट हमारे लिए सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है गोल्डन वीज़ा स्कीम में किस किस को अवार्ड किया गया है, सो इसलिए ये थोड़ा याद रखिए। ठीक है, सो ही इज़ द लेटेस्ट एंट्रेंट इनटू दिस लिस्ट ऑफ गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा के साथ क्या होता है, 2019 से ही ये देना शुरू किया यूएई ने, बहुत पुरानी स्कीम नहीं है, अभी शुरू किया है। शाहरुख खान को दिया था, रणवीर सिंह को दिया था, राइट, ऐसे एक दो जनों को और दिया है। सो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी राइट्स मिलते हैं आपको, परमिटिंग इंडिपेंडेंट लिविंग, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं चाहिए, वर्किंग, स्टडिंग, सेटिंग अप बिजनेसेस, ये सब आपको अलाउड होता है फ्रीली करना। राइट, सो बेसिकली अपने इकोनॉमिक रीज़न की वजह से यूजुअली नॉलेज को बिल्ड करना, बिजनेसेस को बिल्ड करना, कल्चरल इंट्रैक्शंस के लिए ये वीज़ास ग्रांट करते हैं। राइट, हमें प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। राइट, सो दैट इज़ ऑल। थोड़ा यहाँ पे आनंद कुमार जी के बारे में इंफॉर्मेशन है, यू वांट टू रीड, यू कैन रीड अबाउट हिम ऑल्सो। कई बार उन पे क्वेश्चन आ जाता है। इनको पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया है ऑलरेडी 2023 में, पिछले ही साल इनको पद्मश्री भी दिया गया था फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी। ठीक है, ये पद्मश्री 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हम ऑलरेडी पद्मश्री के बारे में पढ़ चुके हैं। राइट, सो इसको भी याद रखिए, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट है डायस्पोरा इशूज़। डायस्पोरा इशूज़ में डिटेल में आप मैगजीन से कर लीजिएगा, उसमें ये एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। देखिए लेटेस्ट क्या देखा गया है, यूएसए में बहुत ज़्यादा किलिंग्स हो रही है इंडियंस की। इंडियंस कमिंग फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, दे आर बीइंग मर्डर्ड बाय people who are unemployed basically in USA or who are addicts. They are found to be killing Indians, you know, out of maybe need or out of mental instability or out of hatred for Indians. So ये बहुत बड़ा इशू है। इस इशू को हम क्या कह सकते हैं, हेट क्राइम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडियंस को ही क्यों टारगेट करते हैं, हमने समझ लिया कि वो एडिक्ट हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो दुखी हैं, उनके पास पैसे का सोर्स नहीं है, फिर इंडियन को ही क्यों मारना है, किसी और को क्यों नहीं मारते, क्योंकि उनको लगता है कि इंडियंस आके उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कर रहे हैं। इंडियंस आर हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, यूजली स्किल्ड अनस्किल्ड, हर तरीके का इंडियन यूएसए में प्रेजेंट है, जो कि जॉब्स भी एक्वायर करके बैठा है। सो इनको लगता है कि बिकॉज दे आर कमिंग एंड टेकिंग अवे आवर जॉब्स,
दे आर द रीज़न ऑफ आवर सफरिंग. सो इसीलिए उनकी हेटरेड बिल्ट होती जा रही है टुवर्ड्स इंडियंस और टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ माइग्रेंट्स हु आर कमिंग इन टू देयर कंट्री, स्पेशली इंडियंस. सो इस वजह से ये जो है इंडिया यूएस के टाइज में आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कैसे द किलिंग ऑफ रिसेंट टाइम में ही द आर्टिकल स्टेटेड कि 7 इंडियंस की डेथ हो चुकी है, राइट. सो ये बहुत कंसर्निंग इशू है. दोनों गवर्नमेंट्स को बैठ के इस इशू पे बातचीत करनी चाहिए. इंडियंस की सिक्योरिटी के लिए काम करना ज़रूरी है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू व्हेन वी टॉक अबाउट डायस्पोरा एलिमेंट. ठीक है, ये डेडिकेटेड क्वेश्चन भी आया था. आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक पीपीएससी में ही आया था. उन्होंने डेडिकेटेडली पूछा ये था कि डायस्पोरा दूसरी कंट्रीज में क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, राइट. सो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीज़ें याद रखना. किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो डोंट मिस इट. इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. आप मुझे भेज भी सकते हैं. जस्ट ट्राई टू थिंक एंड राइट डाउन द आंसर. व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज द डायस्पोरा ऑफ इंडिया इज फेसिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट. याद रखना डायस्पोरा डिफरेंट तरीके का होता है, उस तरीके से इश्यूज लिखने की कोशिश करना, राइट. What kind of issues the Indian diaspora is facing in the outside world, and what has the government done with this regard? What has the Indian government done with this regard? ये आंसर लिखने की कोशिश करना. Send it to me on this number. WhatsApp कर देना. I'll try to correct it for you and give you the inputs. ठीक है. और भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विद मी ऑन दिस नंबर. आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए. आपको एक डेडिकेटेड टाइम दे दिया जाएगा. वेन एवर आई एम अवेलेबल तो आपको टाइम दे देंगे वो, एंड यू विल गेट टू टॉक विद मी. हम आपकी स्ट्रैटेजी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल. स्प्रेड लव नॉट हेटरेड. जिसको बहुत ज़्यादा इशू है प्लीज़ घर में चुपचाप बैठे रहिए, थोड़ी मेडिटेशन वगैरह कीजिए, दिमाग खुलेगा. जो गंदी वाणी मुंह से निकलती है और विचार जो यहाँ प्रकट होते हैं वो थोड़े शांत होंगे. आई नो आप फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से, बहुत सारे लोगों को टेंशन भी रहती है, इसलिए भी हम दूसरों के ऊपर अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन प्रोजेक्ट करते हैं. बट आई वुड से कि अच्छा ह्यूमन बीइंग होना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद आप कोई भी तैयारी या कोई भी इनिशिएटिव करिए, ठीक है. ट्राई टू कीप योर माइंड काम. पेपर जब आएगा तब आएगा. डू नॉट नाउ जस्ट कीप रनिंग हेयर एंड देयर कि पता नहीं कब आएगा. एज आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू. डेट आपके कंट्रोल में नहीं है, बट उसके लिए तैयार करना तो आपके कंट्रोल में है ना. तो मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर द एग्जाम वेन एवर इट इज डिक्लेयर्ड. दैट वुड बी माई अल्टीमेट एडवाइस टू यू.